नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। फर्टिलाइजर घोटाले के मामले में ईडी की टीम ने आरजेडी के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी बहुचर्चित फर्टिलाइजर घोटाला मामले में की गई है। एडी सिंह आरजेडी के सांसद हैं और लालू प्रसाद के काफी करीबी माने जाते हैं। 2020 में उन्हें आरजेडी ने राज्यसभा भेजा था। एडी सिंह पटना के बिक्रम के रहने वाले हैं, एक बड़े व्यवसायी हैं। उनका रियल एस्टेट सहित कई व्यवसाय है। फर्टिलाइजर और केमिकल इंपोर्ट का भी व्यवसाय है। आरजेडी सांसद एडी सिंह के दिल्ली स्थित आवास के बाहर से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद। फर्टिलाइजर स्कैम मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सांसद एडी सिंह को गिरफ्तार किया है। सांसद एडी सिंह यानी कि अमरेंद्र धारी सिंह जो है वो आरजेडी के सांसद हैं और इस वक्त में मैं दिखाना चाहूँगा दिल्ली स्थित उनका आवास। इसी आवास से ईडी की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। ये डिफेंस कॉलोनी स्थित डी ब्लॉक में 285 नंबर का आवास है और यहीं पर ईडी की टीम आई और एडी सिंह को गिरफ्तार करके दिल्ली स्थित दफ्तर में लेके गई है। जिस तरह से अगर मामले की बात करें तो जिस तरह से फर्टिलाइजर स्कैम मामले में सबसे पहले सीबीआई ने केस को रजिस्टर किया था और इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें कि इफ्को के एमडी और सीएमडी रहे यूएस अवस्थी, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उसके दोनों बेटों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और अगर एडी सिंह की भूमिका की बात करें तो दुबई में एक कंपनी है जिसका नाम है मेसर्स ज्योति और उस कंपनी में जिस तरह से बाकायदा इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और उसका जो कनेक्शंस है इस फर्टिलाइजर स्कैम मामले में, इसी को ध्यान में रखते हुए एडी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आने वाले वक्त में कहा जा सकता है कई आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इस मामले में जो एडी सिंह का जो बयान होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। सीबीआई की ओर से दर्ज मामला और एडी सिंह की संलिप्तता कैसे है, ये अब आपको बताते हैं। दरअसल इफ्को के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सब्सिडी के नाम पर भारत सरकार को करोड़ों का चूना लगा रही थी कंपनी और ऐसे में मामले में एफआईआर दर्ज करके 12 लोकेशन पर छापेमारी की गई थी और इस दर्ज एफआईआर में दुबई की कंपनी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। उसी एफआईआर में सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को भी नामजद किया गया था। उन पर दुबई स्थित एक फर्टिलाइजर कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत होने का आरोप लगा था। मेसर्स ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, दरअसल इफ्को और इंडियन पोटाश लिमिटेड कंपनी के खिलाफ शिकायत मिली थी। ये कंपनियां सब्सिडी के नाम पर भारत सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रही थी। एडी सिंह की गिरफ्तारी पर आरजेडी और कांग्रेस ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संस्थाओं का प्रयोग विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए करती है। हो सकता है यह भी उसी का नतीजा हो। जा रहा है कि केंद्र की सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से विरोधी दल के नेताओं को इसी तरह परेशान करती है। ईडी, आईडी, सीबीआई के माध्यम से जिस तरह से केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग करती है, ये भी मामला प्रकाश में समय समय पर आते रहा है। अब इस मामले में भी ये हो सकता है इन कारणों से हुआ है। इसकी जब तक पूरी जानकारी नहीं होती तब तक इस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां भारत सरकार के इशारे पे विपक्ष के नेताओं को बिना मतलब गिरफ्तार कर परेशान कर रही हैं। आज राजद के माननीय सांसद एडी सिंह जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि उनके इन कुकृत्यों से न तो विपक्ष डरेगा न रुकेगा। एडी सिंह की गिरफ्तारी पर एनडीए नेताओं ने भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी में ऐसे ही नेता मिलते हैं तो घोटाले में संलिप्त होते हैं। देखिए, आरजेडी एक परिवार की पार्टी है और आरजेडी की दुकान क्राइम और क्रिमिनल्स के सहयोग से चलती है और जितने भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, अनियमितता बरतने वाले लोग हैं, इन लोगों के सहयोग से चलती है। इनको बड़े थैलीशाह चाहिए। बड़े आपराधिक तत्व, संगीन अपराधों में लिप्त लोगों की बहुतायत आरजेडी में है और निश्चित तौर पर जो ये कार्रवाई हुई है उनके सांसद के खिलाफ, ये पहले से चले आ रहे मामले हैं। राजद जैसी पार्टियों का राजनीतिक कुसंस्कार किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनके यहाँ तो शुरू से
भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, घोटालेबाजों का बोलबाला रहा है। अगर फर्टिलाइजर स्कैम हो ही गया तो कौन सी बड़ी बात है। यहां तो चारा घोटाला, IRCTC घोटाला, अलकतरा घोटाला, उसके सामने ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी MLC टुन्ना जी पांडे को बीजेपी अनुशासन समिति ने नोटिस जारी किया है। उन्हें सीएम नीतीश के खिलाफ बयान देने पर नोटिस जारी हुआ है। उनसे 10 दिनों के अंदर जवाब की मांग की गई है। बता दें कि टुन्ना पांडे लगातार कुछ न कुछ बयान देते रहे हैं। वहीं सिवान में एम्बुलेंस घोटाले में भी टुन्ना पांडे पर आरोप लगा था, जिसकी जांच चल रही है। तो बीजेपी MLC को अब पार्टी ने नोटिस भेजा है। जाहिर है ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जेडीयू के सख्त तेवर बीजेपी MLC टुन्ना जी पांडे के बयान को लेकर था और सीएम नीतीश को लेकर बीजेपी MLC टुन्ना पांडे ने बयान दिया था। अब एम्बुलेंस घोटाला भी सिवान में सामने आया है, जिसे लेकर डीएम ने जांच कमेटी का गठन किया है और जांच चल रही है। अब ऐसे में टुन्ना जी पांडे को 10 दिनों के अंदर जवाब देना होगा। बीजेपी ने जवाब मांगा है, कारण बताओ नोटिस जारी किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एनडीए के बिहार के सम्मानित नेता हैं और हम सभी के मुख्यमंत्री हैं, और श्री टुन्ना पांडे जी पर भारतीय जनता पार्टी अनुशासन समिति ने संज्ञान लिया है और उचित समय पर उन पर उचित कार्रवाई करेगी। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी MLC टुन्ना पांडे के विवादित बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पर उंगली उठाने वाले की उंगली काट लेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, लिहाजा नीतीश को जेल भेजवाने की बात करने वाले अपने नेता पर बीजेपी कार्रवाई करे। टुन्ना पांडे जी तो एक्सीडेंटल MLC बने, तो शराब व्यवसायी थे, तो शराब बंद है, पहले उंगली जो उठाएगा उसका उंगली काट लिया जाएगा, वो भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर। हम लोग बोलते नहीं, हम लोग के पास भी जुबान है, कोई गूंगा नहीं है, लेकिन इस तरह का हमला तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। हमारे जनता दल से कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई कड़ा टिप्पणी नहीं किया होगा, लेकिन एनडीए में रहकर भारतीय जनता पार्टी से MLC टुन्ना पांडे जी नीतीश कुमार जी के ऊपर बराबर हमलावर हुए। सवाल के कटघरे में भारतीय जनता पार्टी भी है कि बार बार वो बोलता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, कह दिया जेल भेजवा। कोई माई का लाल नीतीश कुमार जी को भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी MLC टुन्ना पांडे के बयान पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि MLC को इस तरह की भाषा का प्रयोग करने के लिए नोटिस दिया गया है और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कई दशकों का उनके साथ काम करने का अनुभव है और वो इस तरह की अनुशासनहीनता को ना बर्दाश्त करते हैं, लिहाजा उन्होंने श्री पांडे को कारण बताओ नोटिस दिया है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री नीतीश कुमार जी पिछले 15 वर्षों से भी अधिक समय से इसी एनडीए के नेता हैं। स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष श्री नड्डा जी चुनाव के दौरान भी और चुनाव से पूर्व भी इस तरह के वक्तव्य दे चुके हैं कि बिहार में एनडीए माने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला गठबंधन। जमुई के दीन नगर गांव से अगवा नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया गया है। अगवा नाबालिग को आरोपी पप्पू खान के घर से बरामद किया गया है। हालांकि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बरामद नाबालिग लड़की का बयान कोर्ट में करवाने की तैयारी पुलिस कर रही है। बता दें कि दीन नगर गांव के एक दलित परिवार ने नाबालिग बेटी को अगवा कर जबरन निकाह और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज कराया है। पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। 23 तारीख को यही हुआ कि आया लेकर लड़की वही चला गया। वही आवाज पिस्तौल उस्तौल दिखा के गोली चार्ज कर दिया कि से एकदम सब शांति रहा, उन्हें सबका हम जान मार देंगे। तो हम लड़की टान के हम ले जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं कोई बकवास कर सकते हो। लेके चले गए, हम लोग घर पकड़ लिया, भाई गोली बंदूक चलने लग, क्या करते हैं। लड़की को लेकर निकाह करवा लिया और निकाह कर को अपने घर रख लिया। अच्छा, हाँ। मस्जिद वगैरह में ये सब क्या? हाँ, क्या मस्जिद में करा, कहाँ करा था, हम तो यहाँ सर है, वो गांव पर रहता है। कि लड़की के 3 गो के यार घींचेंगे
तो उसको नाम नहीं जानते हैं ना उसको पहचानते हैं। अब बला छोड़न के चाहिए पहचानते हैं। वो लोग कौन कौन है? वो लोग कोई ना है। नहीं, वो लोग जो कांड किए हैं ये सब। ये तो पप्पू है, और पप्पू खान है। और हाँ, तो उसमें हमको जानते हैं ना कौन कौन है। प्रतिबंधन है कि हम लोग हिंदू है, वो मुसलमान है, और इसी में होना नहीं सकता था। लगे बलजोरी करके ले गया, धीरा उरा के धमका होने के बाद गोली भी फायरिंग किया तो ले गया है। इसमें होना चाहिए। इसलिए अत्याचार वगैरह की बात आ रही है क्या? आप लोगों को धमकाता है तो क्यों अत्याचार ये है कि मतलब गाली देता है और यहाँ पर एक दो फायरिंग करता है कि मतलब 4 घर तो क्या करेगा, जो कहेंगे वो करने पड़ेगा। हाँ, और जहाँ चलती रास्ता देखेंगे तो वहाँ गोली मार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट में नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की याचिका पर सुनवाई हुई। दिव्यांग उम्मीदवारों के आवेदन के लिए वक्त मांगा गया, जिसके बाद सरकार ने 15 दिनों की मोहलत ली है। इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर बहाली होगी। इसकी प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी और दिव्यांगों के आरक्षण के मुद्दे पर बहाली रुकी हुई थी। दिव्यांगजनों का शिक्षक बहाली का मामला जो हाईकोर्ट में चल रहा था, आज उस मामले की सुनवाई हुई है तथा उस मामले का निष्पादन भी हुआ है। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की तरफ से जो भी प्रस्ताव दिया गया था, सरकार ने उसे मान लिया है। रोस्टर की गलती को भी माना गया है, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, यूनिट वाइज जो भी गलती है सब में सुधार किया जाएगा। फिर दिव्यांगजनों को मौका दिया जाएगा ताकि वो 15 दिन के अंदर अपने प्रेफरेंसेस को अप्लाई कर सके। उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। शिक्षकों की बहाली के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली का फैसला सुना दिया है। ऐसे में अब राज्य सरकार तैयारी में जुट गई है। सीधे बात करेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से। अब सर, क्या लग रहा है, कितनी बड़ी राहत मिली है सरकार को? ये तो बहुत बड़ी राहत है, और सच पूछते हैं तो ये बिहार के जो लाखों अभ्यर्थी हैं, इन लाखों रिक्तियों के विरुद्ध जो महीनों के वर्ष से ऊपर से इंतजार कर रहे हैं, 2019 में ही विज्ञापन हम लोगों ने निकाला था और लगातार न्यायालय के विभिन्न कारणों से हस्तक्षेप के कारण बातें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सरकार का तो प्रयास है, यह जीत तो उन लाखों अभ्यर्थियों के मन स्थिति की है जो इतने परेशान थे और हम लोगों से भी कहते थे, और सरकार ने उन्हीं की परेशानी को देखते हुए राज्य में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि अगर शिक्षक ही नहीं रहेंगे, लाखों शिक्षक के पद रिक्त रहेंगे, तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसे चल सकती? जैसे ही ये नियुक्तियां हो जाएंगी या इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, तत्काल हम जो शेष रिक्तियां होंगी उस पर 7वें चरण की भी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ी बात कही है और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग भी इंतजार में था कि पटना हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा और उसके साथ साथ बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। निश्चित रूप से जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको फ्रेश आवेदन करना है, लेकिन जो बाकी अभ्यर्थी हैं उनके लिए राहत की बात है कि 15 दिनों बाद फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू हो रही है और 2021 तक जो टीईटी हैं, एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, उनकी हर हाल में बहाली हो जाएगी। साथ ही अन्य बहाली की सौगात भी शिक्षा विभाग देने वाला है। जाहिर है न्यूज 18 भी लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था और पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद लाखों स्टूडेंट के लिए राहत की खबर है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। शहरों में टीकाकरण के लिए आज से बिहार में टीका एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर टीकाकरण से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया और लोगों से कोरोना के चेन को तोड़ने में मदद की मांग की। शहरी क्षेत्र के लोगों को इस एक्सप्रेस के जरिए वैक्सीन लगाया जाएगा। आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छे ढंग से काम पहले से ही प्रारंभ किया है और जो भी जरूरी काम है उस काम को बिहार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है और अन्य सभी विभागों का, अधिकारियों का सबका सहयोग उसमें मिलता है, पुलिसकर्मियों का, सब लोगों का सहयोग मिलता है
और ये खुशी की बात है और ये कोई साधारण बात नहीं है। जो शुरू किया गया था कि गांव में RT-PCR की जांच हो और उसके लिए एक टेस्टिंग वैन की शुरुआत करा दी गई थी और जैसा आप बता ही रहे कि 1000 टेस्ट एक दिन में उस टेस्टिंग वैन के माध्यम से हो रहा है। टीका उपलब्ध करा दिया गया है। जो 18 से 45 साल के लोग हैं उनको भी टीका मिलना शुरू हो गया है। जैसा मैंने कहा, इसकी उपलब्धता अगले कुछ दिनों में और बढ़ जाएगी, तो फिर कोई कठिनाई नहीं रहेगी। बांका के अमरपुर प्रखंड के कौशलपुर में APHC में ताला लटका है। वहीं इसी वेलनेस सेंटर में एक ANM ही है और उसी के भरोसे APHC चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि APHC खुलने से 8 पंचायतों के लोगों को फायदा होगा। APHC में 6 बेड के साथ ऑपरेशन थिएटर भी है, लेकिन यहां डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती नहीं है, जिससे यहां ग्रामीणों का इलाज नहीं हो रहा। बंद है, कोरोना काल में भी बंद रहा। काफी महामारी के बीच में आदमी को यहाँ आने के बाद सीधा अमरपुर जाना पड़ा। अच्छा, आखिर कितनी आबादी इस अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र से प्रभावित होगा? इससे लगभग 50,000 आबादी प्रभावित होती है और 50,000 एरिया और कम से कम 15 किलोमीटर की एरिया इससे लाभान्वित थी। क्या दिक्कत होता है, हम लोग को दवाई लेने के लिए आता है, कोई बोलता है कि दवाई नहीं है, खत्म हो गया है। अच्छा। और जो महिला सब होता है तो कहता है नहीं, यहाँ पर बंदे होता है। जब फोन करते हैं तब आता है। अच्छा, दीदी सब आता नहीं है। फोन करते हैं तो कभी देर से आता है, पर्सन यहाँ पर लेके बैठे रहता है कभी कभी। तो एक हॉस्पिटल तैयार हुआ है, तो कब तक तैयार हो जाएगा, मतलब कब तक वहाँ काम? अभी उसके बारे में बात हुई है कि हमको लगता है कि बहुत जल्द उसको जो है हम लोग उसका ये कर लेंगे, देख लेते हैं कितना काम बाकी है। कोई काम नहीं, हैंडओवर हो गया। हैंडओवर हो गया तो उसको हम लोग कोविड के चलते ये है, तो अगर जरूरत पड़ेगा तो उसका भी। नवादा जिला अधिकारी यशपाल मीणा ने वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए आज एक अहम बैठक की, जिसमें जिले के सभी तमाम धर्म गुरुओं ने शिरकत की। उन्होंने धर्म के गुरुओं से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। बैठक में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के गुरुओं ने शिरकत की और सबने डीएम की पहल का स्वागत किया। और हम लोगों का जो 18+ और 44 तक का जो एज ग्रुप है, उसमें हम लोगों ने लगभग 35,000 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। और इसमें और प्रगति लाने के लिए और इसको और गति प्रदान करने के लिए हम लोगों ने आज सभी जो धर्म गुरु हैं उन सबको बुलाया है। तो इसमें पूरे जिला भर से काफ़ी लोग आए और उन सभी लोगों ने अपना मंतव्य भी दिया है। अपील यही है कि जो बताया गया उस कथन अनुसार चलना है, सब लोग को आए हुए चलाना है। जो बात किया गया सबको मोटिवेट करना है, सबको समझाना है। जो उस स्तर पर नहीं समझ पा रहे हैं उनको हम लोग उस स्तर से समझाना होगा। ये अच्छा पहल है, सभी धर्मगुरुओं को एक साथ बुला करके इनको समझाना, क्योंकि कुछ संदेह तो बहुत सारे लोगों के मन में डीएम साहब ने उस संदेह को दूर किए। ये इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हम लोग जा कर के अपने अपने समुदाय के लोगों को प्रेरित करेंगे वैक्सीनेशन के लिए। हम डीएम साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने लोगों को बुलाया, तमाम मजहबी रहनुमाओं को, और डीएम साहब ने जितनी बातें कही हैं हम सब लोगों से गुजारिश यही करेंगे कि उस पर हम भी अमल करें और सब लोग भरपूर तौर पर उनका ताउन करें ताकि हमारा ज़िला सुरक्षित रहे, महफूज रहे। जहानाबाद के मुख्य बाजार में कोई शर्त और गाइडलाइन पालन करने को तैयार नहीं है। यहां पर लोग लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। लॉकडाउन में सभी दुकानों को ऑड इवन के तहत खोलने की छूट दी गई थी, लेकिन जहानाबाद में सभी दुकानें हमेशा की तरह खुल गई हैं, जिनमें खरीदारी करने पहुंचे ग्राहक और दुकानदार दोनों लापरवाह और बेखौफ नजर आए। शहर के प्रमुख बाजार में सभी दुकानें खुलने के बाद भीड़ इतनी बढ़ गई कि लगा लॉकडाउन ही खत्म हो गया है। भीड़ में 2 गज की दूरी तो दूर, दुकानदार और ग्राहक भी बिना मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क हल्ला करना ना बनता। अच्छा, मास्क तो है। अच्छा, क्या कोरोना से डर नहीं लगता है? ना वो तो बात है। सरकार कई दिशा निर्देश भी दिए हैं, मास्क रखिए, सैनिटाइजर रखिए, सब यूज क्यों नहीं करते हैं? मास्क तो बोले में नहीं बनता। बेगूसराय पुलिस की एक और करतूत सामने आई है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए पुलिस ने मर्डर को जबरन हादसा करार दे दिया। यही नहीं, इसे लेकर मृतक के परिजनों को आपदा के लाभ का प्रलोभन दिया और हत्या की बात छिपाने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को भी सौंप दिया, लेकिन मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया।
परिजन और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। जब शिबू कुरेडी के शव की दोबारा जांच हुई तो गोली मारकर मर्डर का खुलासा हुआ और पुलिस का असली चेहरा सामने आ गया। फजीहत के बाद पुलिस पदाधिकारियों ने जांच का आदेश दिया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि बुधवार को अपराधियों ने फुलवरिया थाना के बगराहा डीहा के पास लूटपाट के दौरान एक बंजारे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आगे वो था, हम पीछे थे, उसको आगे डर मोटरसाइकिल से गोली मार दिया और गिर गया। तो हमको बुलाया तो हम भागे, तो हमको पास गोली मारा, हम बच के भागे अपना। वो चला गया तो हम आए देखने को लिए, तो पड़ा था लाश। तो फिर पुलिस वाला आया, पुलिस वाला आके देख के बोलता है क्या हुआ, गोली मार दिया। तो बोलता है नहीं, तो एक्सीडेंट हुआ। कि नहीं सर, एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो बोलने हमको नहीं दिया कुछ। अपना घर में जाने से वहाँ पंचायती बैठा, कैसे मारा नहीं मारा खोल खाल के देखा तो गोली मारा हुआ था, दहिना साइड में था, दहिना साइड में गोली था। तो बोला से गोली कैसे मारा है। तो हम लोग जाते थे, आगे पीछे जाते थे, आगे वो था, हम पीछे थे। मोटरसाइकिल से चलते में गोली मार दिया। पुलिस वाले को बोले तो पुलिस वाले हमको बोलने दिया। जब बोलते थे वो हमको दबा रहा था, कहता माधव तुम चुप हो, तुम चुप हो। हमको डर के मारे तो हम नहीं बोलने दिया, तो हम चुपचाप हुए। तो बोला क्या, तो देखो एक्सीडेंट का नाम से ले गए तो पैसा आपको 4 लाख रुपया मिलेगा, गोली का नाम से लीजिएगा तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। कल फुलवरिया थाना अंतर्गत सुबह में पुलिस को सूचना मिली कि एक लाश कोयला डिपो 128 नंबर पर पड़ी हुई है। इस सूचना पर पुलिस वहां गई तो देखा कि एक व्यक्ति का लाश है और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून नहीं निकल रहा है। उस मृत व्यक्ति का इंक्वेस्ट भी किया गया, जिसमें इस बात की चर्चा की गई है कि उसके सर से खून निकल रहा है और उसमें एक छेद है। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम में गोली वाली बात नहीं आई। पुनः फिर जब परिजनों के द्वारा कहा गया तो उसका जब डॉक्टर से पुनः चेक करवाया गया तो गोली की बात की पुष्टि हुई है। ये बात जांच का विषय है और इस संबंध में एसडीपीओ तेघड़ा के द्वारा इस विषय पर जांच करवाया जा रहा है कि क्या सही में पुलिस के द्वारा लापरवाही हुई है या मामला को। लॉकडाउन 4 में छूट मिलने के बाद आज पहली बार ज्वेलरी की दुकानें खुली। दुकान 1 दिन के बाद खुलेगी। शादी ब्याह का सीजन होने की वजह से लोग ज्वेलरी की दुकानें खुलने का इंतजार कर रहे थे और आज दुकानों में भीड़ दिखी। लॉकडाउन 4 में कई तरह की रियायतें व्यवसायियों को दी गई है, जिसमें अल्टरनेट डे के हिसाब से दुकानें खोलने की इजाज़त सरकार ने दी है। और आज जो है वो पहली बार देखिए आप ज्वेलर्स की दुकानें जो है वो खुली है पटना में। हम ज्वेलर्स के दुकान पे मौजूद हैं और यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये कह सकते हैं इस लॉकडाउन के बाद दुकानें खोलने की आज से इजाज़त मिली है। और अल्टरनेट डे पे है कि एक दिन ज्वेलर्स कपड़े की दुकान खुलेगी और बाकी के दुकानें अल्टरनेट डे पर खोलने की इजाज़त सरकार ने दी है। और आज पहली बार देखिए किस तरह से रौनक है, चूँकि लंबे समय बाद ज्वेलर्स की दुकानें खुली है तो ऐसे में लोग भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कैसे, चूँकि शादी ब्याह का समय है, लगन भी शुरू हो रहा है, तो ऐसे में बहुत सारी खरीदारी लोगों को करनी होती है। क्योंकि लॉकडाउन में दुकानें बंद, हाँ बंद तो था दुकान। तो क्या किस शादी वादी है? हाँ शादी है। सरकार के द्वारा हम लोगों को जो हफ्ता में 3 दिन की छूट दी गई है उसके हिसाब से हमारे पास कस्टमर का फ्लो बना हुआ है। हम लोग भी सारे सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स को मैनेज कर रहे हैं, जिसमें कि कस्टमर से हम लोग दूरी भी बना के रखें और उनकी भी सेहत का ध्यान रखें। नियमों का भी पालन करना है दुकान चलाने के साथ साथ, तो इन चीज़ों को भी ख्याल में रख रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो लोग इन चीज़ों को खास करके ध्यान रख रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो लोग इंतज़ार कर रहे थे ज्वेलर्स की दुकानें खुलने की, जिनके यहाँ शादी है या कोई इस तरह का फंक्शन है, वो लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और वो इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई है। और आज से पटना में और पूरे बिहार में जो सोने चांदी की दुकान है वो आज से खुलेगी और अल्टरनेट डे पर ये लगातार अब ये दुकानें खुलती रहेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकिब कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।